हेलो दोस्तों, आज मैं शिवा कार्तिक की न्यू मूवी पराशक्ति एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि 1967 पर बेस है कि किस तरह तमिलियंस को हिंदी से प्रॉब्लम हुई थी और वो एंटी हिंदी क्यों हो गए थे। मैंने पराशक्ति मूवी पहले भी एक्सप्लेन की थी, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई थी। इस मूवी में शिवा कार्तिकेयन तमिल लैंग्वेज के लिए बहुत लड़ते हैं और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हटकर तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट होता है, यह हमारे मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत 1949 के सीन से शुरू होती है। अब हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो 3G की तरफ जा रही होती है। इसमें पब्लिक के साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी साथ ट्रेवल कर रहे थे और उनके सिक्योरिटी के लिए एक धीरू नाम का पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ ट्रेवल कर रहा था। धीरू कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा क्रूर पुलिस ऑफिसर है। जो कोई हिंदी के अगेंस्ट जाता है उन लोगों को धीरू बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो तमिल के रहने वाले लोगों को बहुत मारता है, क्योंकि वो हिंदी के खिलाफ थे। अब ट्रेन त्रिची की तरफ जा रही होती है। अचानक रास्ते में एक आदमी फेस पर कच्ची बांधकर ट्रैक पर बीच में खड़ा हो जाता है। इस वजह से पूरी ट्रेन को रोकना पड़ता है और ट्रेन रुक भी जाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मूवी का हीरो सीजियन था। सीजियन एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है और वो हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन पूर्णा का लीडर भी है। अब एक आदमी पूरी ट्रेन को रोक देता है, लेकिन ट्रेन रोकने के बाद अचानक से बहुत सारे स्टूडेंट्स हीरो की तरफ फेस कवर कर कर झाड़ी से बाहर निकलते हैं। और ये सब स्टूडेंट्स सिर्फ तमिल स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं जो तमिल को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो सारे स्टूडेंट्स आकर ट्रेन में बैठे हुए लोगों को सेफली बाहर निकालते हैं और फिर ट्रेन को आग लगा देते हैं। अब ट्रेन में पहली बार हीरो और तीरू का आमना सामना होता है, लेकिन हीरो अपना फेस पर कच्छप बांध देता है, जिससे तीरू हीरो का फेस देख नहीं पाता। अब हीरो और तीरू के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान धीरू की एक फिंगर भी कट हो जाती है। उसके बाद हीरो वहां से किसी तरह बचकर निकल जाता है। वहां से बचकर निकलते वक्त धीरू हीरो के चेस्ट पर एक ब्राह्मण स्क्रिप्ट का टैटू देखता है। अब गवर्नमेंट पर सवाल उठता है कि इतने सारे लोग आकर ट्रेन को क्यों जला गए। गवर्नमेंट को लगता है कि शायद यह अपोजिशन पार्टी वालों का काम होगा, लेकिन केमिकल से ट्रेन चलाई गई है, इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि शायद केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का काम होगा। और ये सही भी थे, क्योंकि और स्टूडेंट्स ने उस एक ही ट्रेन को अटैक क्यों किया था। अब हमें पता चलता है, एक दिन न्यूज़पेपर में रेलवे जॉब्स का एड आता है। वो आर्टिकल सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर में ही आता है, इसलिए तमिलनाडु में रहने वाले लोग गुस्सा हो गए कि उन्हें कैसे समझ में आएगा कि जॉब्स की वैकेंसी लगी है। इसलिए उन स्टूडेंट्स ने उसी रेलवे के ट्रेन को जला दिया है। दूसरी तरफ फाइट में तीरू का एक फिंगर कट जाता है और उसका हाथ भी ठीक से काम नहीं करता। इसलिए तीरू डिसाइड करता है कि जिसने भी यह किया है उसे कभी माफ नहीं करेगा और तीरू अब फुल गुस्से में है अपने दुश्मन को मारने के लिए। अब हमें यह भी पता चलता है कि तीरू भी एक तमिल है, लेकिन उसके पापा तमिल है और उसकी माँ हिंदी है। लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ लोग उसे तमिल है समझकर उसे रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए उसको तमिल और तमिलियंस बिल्कुल पसंद नहीं। उसके लिए हिंदी के खिलाफ खड़े होने वाले सब देशद्रोही है। नेक्स्ट सीन में हमें हीरो को दिखाया जाता है। रात को ट्रेन अटैक करने के बाद हीरो का क्लोज फ्रेंड अभी तक घर वापस नहीं आया था। फिर न्यूज में आता है कि वो कल रात के फायर एक्सीडेंट में फंसकर मर गया। यह सुनकर हीरो बिल्कुल टूट जाता है। हीरो ने ही अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए अपने घर से बुलाया था। अब उसकी वजह से उसकी जान चली गई है, इसलिए हीरो बहुत दुखी होता है। यह लैंग्वेज के चक्कर में हीरो के दोस्त की जान चली जाती है, इसलिए हीरो डिसाइड करता है कि अब यह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड की डेथ के दुख से हीरो अब अपने पुरनान जैसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए बोल देता है और वहां पर उस टीम को भी कैंसिल कर देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में 5 साल बाद दिखाया जाता है। अब हीरो ट्रेन में कोयला डालने का काम कर रहा होता है। हीरो जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लैंग्वेज के लिए लड़ रहा था, अब उसी गवर्नमेंट के अंदर वो अब काम कर रहा है। उसके साथ काम करने वाले सब हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन हीरो किसी तरह उन्हें हैंडल कर अपने काम पर फोकस करता है। इसके ऊपर से अब पूरे इंडिया में सिर्फ हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली है। लेकिन तमिलनाडु का सीएम इस लैंग्वेज के इशू पर अपने फायदे के लिए अच्छी पॉलिटिक्स तो कर रहा था और लोगों की वोट तो ले रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सॉलिड आवाज नहीं उठा पा रहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर ही चल रहा था। दूसरी तरफ हीरो को टीटीआर जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल भी आता है। बस वो यह चाहता है कि किसी तरह सेलेक्ट हो जाए, इसलिए वह बहुत खुश है। लेकिन टीटीआर जॉब के लिए हिंदी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसलिए वो हिंदी सीखने के लिए हीरोइन के पास जाता है। हीरोइन रत्नामाला वो तेलुगु फैमिली की लड़की है, लेकिन यहाँ पर ही पैदा हुई थी और यहीं पर बड़ी हुई है। और रत्नामाला को हिंदी, तेलुगु और तमिल अच्छी तरीके से बोलनी आती है और रत्नामाला नेशनल रेडियो में काम करती है। और रत्नामाला इतनी अमीर है कि उसके पास खुद की कार है। अब वो हीरो को हिंदी सिखाना शुरू करती है। हिंदी सिखाते सिखाते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हीरो का एक छोटा भाई है जो बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। हीरो बहुत मेहनत कर अपने भाई के लिए पैसे जमा कर उसे मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजता है,
लेकिन उसका छोटा भाई भी स्टूडेंट्स को जमा कर हिंदी के इम्पोजिशन के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। लेकिन हीरो के छोटे भाई को यह पता नहीं कि उसका बड़ा भाई एक टाइम पर पून का लीडर था। अब हीरो को नॉर्मल तरीके से पैसे यानी सैलरी आती है तो हीरो सारी सैलरी अपने दादी को दे देता है। वह अब पोस्ट ऑफिस जाकर मनी ऑर्डर के जरिए हीरो के छोटे भाई को पैसे बेचने जाती है। लेकिन अब अचानक मनी ऑर्डर का पूरा फॉर्म हिंदी में बदल गया है। यह देखकर दादी को कुछ समझ नहीं आता। वो पोस्ट ऑफिस वालों से फॉर्म फिल करने के लिए बोलती है तो पोस्ट ऑफिस वाला बोलता है कि हमें हिंदी नहीं आती। इस वजह से दादी अपने छोटे पोते को पैसे भेज नहीं पाती। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश में लोग हिंदी की वजह से परेशान हो चुके हैं क्योंकि ओवरनाइट सब जगह हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। अब दादी पैसे बेच नहीं पाती, इसीलिए दादी अपने पोते को फोन कर सारी बात बताती है। यह बात सुनकर चिन्ना यानी हीरो का छोटा भाई न्यूज सुनने के बाद जिस शहर में वो पढ़ रहा था उस रात उसकी गैंग के साथ पोस्ट ऑफिस को आग लगा देता है और खून से लिखता है कि न्याय मिलना चाहिए और चले जाता है। अब पोस्ट ऑफिस में आग किसने लगाई या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तीरू वहाँ पर आता है। अब तीरू को 6 साल पहले वाली बात याद आती है। तीरू ने ट्रेन पे जो लिखा था वैसे ही अब यहाँ पर लिखा हुआ देखकर तीरू सोचता है कि यह शायद वही आदमी का काम हो सकता है। अब तीरू फायर से बची ग्लास की बोतल को उठाता है और उसे स्मेल करता है, लेकिन इस बार केमिकल की स्मेल कुछ और होती है और जो उसने 6 साल पहले हीरो की केमिकल की स्मेल सुनी थी वो अलग होती है। इसीलिए तीरू समझ जाता है कि यह वो गैंग नहीं है, ये दूसरी गैंग है बोलकर तीरू समझता है। दूसरी तरफ जनवरी 26 को रिपब्लिक डे पे कुछ एंटी इंडियन फाइटर्स ब्लैक फ्लैग उड़ाने का प्लान बनाते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आते ही तीरू सोचता है कि यह सही टाइम है लोगों को पकड़ के मारने का। ऊपर से तीरू शूट ऑन साइड का ऑर्डर भी ले लेता है उन लोगों के लिए जो लाइट्स निकालने वाले थे। अगर कोई भी रिपब्लिक डे पर लाइट्स करेगा तो सबको वहाँ पर मार देगा, ऐसा तीरू का प्लान था। अब तीरू के पास इतनी पावर है कि एदी के अगेंस्ट लड़ने वाले कुछ पॉलिटिशियंस को रिपब्लिक डे से पहले एडवांस में अरेस्ट करना शुरू कर देता है। उसमें से एक अनादुराई जीवित है, उन्हें भी तीरू अरेस्ट कर लेता है। इतने बड़े लोगों को अरेस्ट करने के बाद हीरो के छोटे भाई चिन्नादुराई को यह बात पता चलती है तो वो चुप नहीं बैठता। वो अपना प्लान बनाता है कि उस डेट पे यानी रिपब्लिक डे पर ब्लैक फ्लैग जरूर उड़ाना है। जब यह बात हीरो के पता चलती है तो अपने छोटे भाई चिन्नादुराई को बहुत समझाता है कि ऐसा मत करें, लेकिन उसका छोटा भाई चिन्नादुराई नहीं मानता। इसलिए हीरो सोचता है कि उसका छोटा भाई बोलने से नहीं मानेगा, इसलिए वो अपने छोटे भाई को सबके सामने बहुत मारता है। इतना मारता है कि उसके पैर तोड़ देता है ताकि उसका छोटा भाई कहीं जाकर प्रोटेस्ट ना कर सके। उसके बाद हीरो पीटीआर जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, लेकिन वहाँ कुछ क्वेश्चंस का जवाब हिंदी में बोलने के लिए कहते हैं। हीरो बहुत मुश्किल से हिंदी में जवाब देता है, लेकिन उसकी हिंदी इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं थी जितनी दूसरे हिंदी बोलने वाले लोगों की थी और वो इंटरव्यू ठीक से दे नहीं पाता, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है और उसे बोलते हैं कि आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। इससे हीरो बहुत अपसेट होकर अपने लाइफ से नफरत करने लगता है। इसी दुख में वो वापस अपने घर चेन्नई से वापस अपने घर जा रहा था। तभी स्टेशन पर सीएम की ट्रेन उस स्टेशन पर उतरती है। जैसे ही सीएम उस ट्रेन से उतरता है एक स्टूडेंट दौड़ते हुए आकर उसके पैरों पर गिरने लगता है और गिरकर रोने लगता है। तो सीएम उससे पूछता है क्यों इतना रो रहे हो? तो लड़का बोलता है कि यूपीएससी एग्जाम में एग्जाम पेपर सिर्फ हिंदी में था, तमिल में नहीं था। मैं तमिल मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से नहीं। हिंदी वाले अपनी भाषा में कंफर्टेबल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। आप ही हमारे स्टेट की तरफ से सेंटर में आवाज उठा सकती है, बोलकर अपने सीएम से रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सीएम उसे इग्नोर करता है और अपने लोगों से बोलता है कि इस पागल को यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर वो लड़का बहुत हर्ट हो जाता है और स्टेशन के बाहर जाकर खुद को आग लगाकर मर जाता है। यह सब हीरो खड़े कर लाइव देख रहा होता है। यह देखकर हीरो बहुत टूट जाता है। असल में हीरो जब इंटरव्यू के लिए चेन्नई आया था वो लड़का भी हीरो के साथ वहीं पर आया था, लेकिन रास्ते में उसका पेन ट्रैक पर गिर गया था। तो लड़का हीरो से पेन मांगकर एग्जाम के लिए गया था, लेकिन लास्ट में वो लड़के ने उस पेन से एग्जाम नहीं लिखा था, बल्कि उसने उस पेन से अपना सुसाइड लेटर लिखा था और वो लेटर लिखकर मर गया। जब हीरो वो लेटर पढ़ता है वो लेटर पढ़कर हीरो को बहुत दुख होता है और वो और ज्यादा रो देता है। दूसरी तरफ सीएम स्टेशन से अपने पार्टी ऑफिस जाता है। लीडर आने से वहाँ पर पार्टी वर्कर्स की भीड़ लग जाती है, इसलिए एंटी इंडियन फाइटर्स उस टाइम ब्लैक फैक्ट दिखाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस दिन ब्लैक क्लॉक या ब्लैक इंक भी नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट में फैक्ट्रीज और शॉप्स बंद करवाती थी ताकि ब्लैक क्लॉक और ब्लैक इंक ना मिल सके। फिर भी वो लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर बैग में से ब्लैक कार्बन पेपर निकालकर टेबल फैन से उन ब्लैक कार्बन पेपर को उड़ा देते हैं। जैसे ही वो फ्लैग्स उड़ना शुरू करते हैं, पार्टी वर्कर्स चुप नहीं बैठते और वो गैंग को पकड़ने के लिए अटैक करते हैं। अब पार्टी वर्कर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही होती है। उस फाइट के बीच में चिन्नाई फंस जाता है। पार्टी वाले उसको बॉटल से मारने लगते हैं। तब अचानक से एक फायर बम ऊपर से नीचे गिरता है।
और सब जगह आग लग जाती है और सब शॉक हो जाते हैं कि यह किसने किया होगा बोलकर। तब सब लोग ऊपर देखते हैं। बिल्डिंग के टॉप पर हीरो खड़ा होता है। तब पहली बार चिन्नादुराई अपने बड़े भाई का अग्रेशन साइड देखता है और समझ जाता है कि हीरो ही पुराना नूरू का लीडर था। सिर्फ चिन्नादुराई को नहीं बल्कि हीरोइन को यह सच पता चलता है कि हीरो ही पुराना नूर का लीडर है। हीरो केमिकल बम फेंक कर पार्टी वालों को वहां से भगा देता है। उस वक्त हीरो अपने भाई और सबको वहां से सेफली निकाल कर बचा लेता है। यह सब खत्म होने के बाद तीरू वहां आता है और जिससे अटैक करा है उस बॉटल को स्मेल करता है और समझ जाता है कि यह भाई केमिकल वाली बॉटल है जो उसने 7 साल पहले डैन अटैक पर सुनी थी। ऐसे ही दूसरे शहर में भी एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया था और अटैक किया था। वहां पार्टी वालों ने अटैक किए लोगों में से 2 लोगों को मार दिया था। यह बात जब चिन्नादुराई को पता चलती है, उनके डेथ के जस्टिस के लिए रिपब्लिक डे पर प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाता है और पुलिस से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए परमिशन भी मांगता है। पुलिस भी रिपब्लिक डे पर पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दे देती है, क्योंकि रिपब्लिक डे पर अगर कोई भी प्रॉब्लम करा तो उसे शूट ऑन साइड का आर्डर तीरू को मिला था। पुलिस तुरंत परमिशन देने से हीरो को शक होता है कि पुलिस का कोई ना कोई प्लान होगा, इसलिए वह 26 जनवरी की जगह 27 जनवरी को पीसफुल प्रोटेस्ट का प्लान बनाता है, क्योंकि उन्हें डाउट है कि 26 को पुलिस कुछ भी कर सकती है। हीरो अपने भाई को बोलता है कि मैं सुबह परमिशन लेके 9 बजे शार्प यहाँ आऊंगा, तब तक तुम कुछ मत करना, प्रोटेस्ट शुरू मत करना कहकर अपने भाई को अच्छी तरीके से समझाता है। दूसरी तरफ तीरू हीरोइन को अरेस्ट करता है और हीरोइन के पापा यानी एमपी को बुलाता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने एंटी इंडिया स्टूडेंट से फोन पर बात कर रही थी। यह बोलकर एमपी को कॉल रिकॉर्डिंग सिखाता है। अगर यह साबित हो गया तो आपकी बेटी को लाइफ टाइम प्रिजन में रहना होगा बोलकर एमपी को बोलता है और उस एमपी से डिमांड करता है कि उसे आज किसी तरह कर्फ्यू लगाना होगा बोलकर एमपी को बोलता है। फिर एमपी सीएम को कॉल करता है कर्फ्यू के लिए। फिर सीएम कर्फ्यू के लिए हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हीरो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन सुबह के 9 बजे भी पुलिस उसे परमिशन नहीं देती और स्टेशन के अंदर भी जाने नहीं देती और उसे बाहर वेट करवाती है और जानबूझ के उसकी परमिशन लेट करवाते रहती है। दूसरी तरफ हीरो का भाई बहुत देर वेट करता है, लेकिन उसका गुस्सा काबू में नहीं होता और वो प्रोटेस्ट के लिए निकल जाता है। चिन्नादुराई का दोस्त उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता और प्रोटेस्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस आज प्लान के हिसाब से 134 का कर्फ्यू लगा देती है, बिना कुछ अनाउंस किए, और लोगों के शॉप्स क्लोज करती है और बोलती है कि बिना ऑर्डर किए बाहर निकले हो इसलिए अटैक कर रहे हो बोलकर सब लोगों को अटैक करती है। दूसरी तरफ हीरो स्टेशन के बाहर वेट कर रहा होता है। तब उसे इस बात का पता चलता है। वो अपने भाई को वार्न करने के लिए जल्दी वहां से निकल जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक पुलिस ऑलरेडी लोगों पर अटैक करना शुरू करती है। वो लोगों को रबर बुलेट से जगह रियल बुलेट से शूटिंग करना शुरू करती है और लोगों को मार रही होती है। यह देखकर हीरो फुल गुस्से में आ जाता है। हीरो अपना व्हाइट शर्ट उतारकर पीस फ्लैग की तरह पुलिस को दिखाने की कोशिश करता है और पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीरों ने सबको शूट ऑन साइड का आर्डर दिया था, इसलिए पुलिस उसे इग्नोर कर देती है और लोगों को बहुत बुरी तरीके से गन से शूट कर रही होती है। लास्ट में वो हीरो के भाई को भी शूट कर देते हैं। हीरो अपना शेड उतार कर अपने भाई को बचाने के लिए शेड घुमा रहा होता है। तब तीरू हीरो के चश्मे ब्राह्मण स्क्रिप्ट का टैटू देख लेता है। इसने यह टैटू 6 साल पहले ट्रेन के इंसिडेंट की जब देखा था और सोचता है कि इतने सालों से मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। हीरो अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने वाला होता है। तब तीरू उसे रोकता है, रोककर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और हीरो के भाई को अपने पैर से नाली में ढकल देता है। हीरो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तीरू उसे बहुत टॉर्चर करना शुरू करता है और उससे पूछता है अपने टीम मेंबर्स के सारे ना बताओ बोलकर उसे बहुत टॉर्चर करने लगता है। कितना भी मारे हीरो अपना मुंह नहीं खोलता। बहुत टॉर्चर करने के बाद थरो भी बहुत थक जाता है और बोलता है कि मैं खुद उन सबको ढूंढूंगा बोलकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसी टाइम तीरू का एक टीम मेंबर यानी ऑफिसर इब्राहिम कमाल हीरो के पास आता है और हेल्प करता है। बोलता है हीरो को मार खाते हुए नहीं देख सकता और वो हीरो को उसका फ्रेंड किस तरह मरा वो स्टोरी बताता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हीरो का फ्रेंड पुलिस के हाथों में पकड़ा गया था। फिर तीरू हीरो के फ्रेंड को बहुत मारता है और उसे पूछता है तेरे टीम मेंबर्स का नाम बताओ, लेकिन फिर भी उसका फ्रेंड नहीं बताता। फिर तीरू उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन हीरो का फ्रेंड खुद ही आग में कूद कर मर जाता है। यह सब इब्राहिम कमल देखता है और यह सारी स्टोरी हीरो को बताता है। अब इब्राहिम कमल बोलता है कि तमिल के लिए मुझे जो करना पड़े मैं कर सकता हूँ बोलकर उसे एक नाइफ देता है और बोलता है कि मुझे मार कर यहाँ से भाग जाओ। जैसे उसने बोला वैसे हीरो करता है, इब्राहिम कमल को मार कर वहाँ से निकल जाता है। जब धीरू को यह बात पता चलती है वो गुस्से से पागल हो जाता है और समझ जाता है कि यह तमिल ऑफिसर इब्राहिम ने किया है बोलकर वो तुरंत अपनी गन निकालकर इब्राहिम को मार देता है। उस सीन के बाद हीरो अब दिल्ली में आ जाता है
और सोचता है कि चाहे यह लड़ाई अपने स्टेट तमिलनाडु की हो, लेकिन इसका हल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल सकता है बोलकर वो दिल्ली आ जाता है। जैसे तमिलनाडु में पुराना नूर का ग्रुप है, वैसे ही दिल्ली में भी एक उसी तरह का ग्रुप है जो हीरो की हेल्प करती है। उस रात वह ग्रुप और हीरो मिलकर एक बड़ा प्लान करते हैं और बहुत सारे पोर्ट्स रेडी करते हैं और बस स्टॉप में जो हिंदी में सिटीज के नेम लिखे होते हैं उन्हें तमिल में चेंज कर देते हैं। ओवरनाइट जितने भी बस होते हैं उन सबको चेंज कर देते हैं और उन्हें तमिल में कर देते हैं। सब लोग सुबह उठकर देखते हैं तो पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। तभी उस रूट पर पीएम इंदिरा गांधी और तमिलनाडु का सीएम कार में वहां आ रहे होते हैं और हंगामा होने वाली स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। तब लोग उनकी कार को घेर लेते हैं। तब तमिलनाडु का सीएम बोलता है कि यह अनपढ़ है, इसे हिंदी नहीं आती और यह जेल से भाग कर आया है बोलकर पीएम इंदिरा गांधी से बोलता है और बोलता है कि इसे अरेस्ट करिए। तब हीरो हिंदी में बात करता है और बोलता है कि मैं 6 मंथ से आपसे बात करने के लिए हिंदी सीख रहा हूँ। हीरो इंदिरा गांधी से बोलता है कि अभी मैंने हिंदी स्पीकिंग एरिया में तमिल में लिखा, तो आप लोग को कैसा लगा? वैसे ही तमिलनाडु में हिंदी आने से हमें भी वैसे ही सेम फीलिंग आई। मैंने बस हिंदी में लॉन्ग लिफ्ट हिंदी लिखा, यानी हिंदी जिंदा रहे। हमें हिंदी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हीरो पीएम इंदिरा गांधी को यह भी बोलता है कि हमारे जैसे कुछ और स्टेट्स जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन पर हिंदी थोपने की जरूरत नहीं है बोलकर पीएम इंदिरा गांधी के सामने ऑफर देता है और बोलता है कि हमें इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए। तो इंदिरा गांधी बोलती है कि मैं यह डिसाइड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में 75% नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से वाले इस पर वोट नहीं करते बोलकर पीएम इंदिरा गांधी बोलती है। तो हीरो बोलता है कि हम 75% नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से वोटिंग ला सकता हूं बोलकर पीएम इंदिरा गांधी को बोलता है। तो इंदिरा गांधी बोलती है कि मैं 12 फरवरी को कैबिनेट एक मीटिंग के लिए आ रही हूं, वहां इस पर बात करेंगे बोलकर हीरो के सामने बोलती है। हीरो भी इंदिरा गांधी से बोलता है कि हिंदी कंपलसरी नहीं है बोलकर वो लोगों की सिग्नेचर लेकर आएगा बोलकर इंदिरा गांधी से बोलता है और पीएम हीरो और उसकी टीम को प्रोटेस्ट रोकने के लिए कहती है और वहां से निकल जाती है। पीएम की ये बात बोलने के बाद सीएम और दूसरे पॉलिटिशियंस को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये लोग लैंग्वेज पर पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जैसे आज के जमाने पर पॉलिटिशियंस रिलीजन पर पॉलिटिक्स करते हैं, वैसे उस जमाने में पॉलिटिशियंस लैंग्वेज को टारगेट करते थे और लोगों के वोट्स लेते थे। इसलिए पॉलिटिशियंस को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ पुरुनारू ग्रुप का एक सीक्रेट कोड होता है ताकि दूसरे लोग इससे कम्युनिकेट ना कर सके। अगर किसी लोकेशन पर हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट प्लान करना है तो ये डिफरेंट सिटीज के मेंबर्स को असेंबल करने के लिए हीरो एक मनी ऑर्डर भेजता है। जैसे अगर डेट 12 फरवरी और 2nd मंथ हो तो ये लोग 12 रुपए 2 पैसा मनी ऑर्डर के जरिए भेजेंगे। इसका मतलब यह है कि ये लोग कुछ दिन वहां पर असेंबल होने वाले हैं और ये लोग जहां पर असेंबल होने वाले हैं उसका लोकेशन मनी ऑर्डर के साइड में लिखते हैं, वो भी ब्राह्मण स्क्रिप्ट में। ऐसे हीरो अब एक लोकेशन और डेट सबको भेजता है। टीरू कैसे भी कर इस ब्राह्मण स्क्रिप्ट को पढ़ लेता है, समझ जाता है कि यह कोयम्बटूर का एक स्पॉट है। उसी टाइम हीरो और उसकी टीम तमिलनाडु में जितना पॉसिबल हो सके उतने सिग्नेचर्स कलेक्ट करते हैं ताकि हिंदी भाषा तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट ना हो सके और मीटिंग से एक दिन पहले कोयम्बटूर के लिए निकल पड़ते हैं। उस पोल्ची पहुंच जाते हैं और वहां एक मेंबर के राइस में स्टे करते हैं ताकि अगले दिन कोयटर जाकर सारे साइन के लेटर्स हैंड ओवर करने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग दरवाजा तोड़कर एंट्री करते हैं। तब देखती है तो पता चलता है कि यह हीरो को सपोर्ट करने वाले दूसरे स्टेट के पुरानों के मेंबर्स से कुछ लोग आंध्रा से आते हैं और कुछ लोग केरला और बंगाल से। आंध्रा से राणा रघुपति यानी माइकल रेड्डी आता है ताकि हीरो को सपोर्ट कर सके, लेकिन केरला से कोई नहीं आता। उसी रात राइस मिल वाला आदमी सबके लिए खाना बनाता है। सब के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह गोइंग बोट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी तीरू अपनी बड़ी टीम के साथ उस शहर पहुंचता है। जैसे ही तीरू यहाँ आता है सबको पता चल जाता है कि तीरू यहाँ पर आया है। सब लोग राइस मिल के नीचे के शॉर्टकट से निकल जाते हैं, लेकिन हीरो उनके साथ नहीं जाता। बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम लोग के पीछे आ रहा हूँ, और वही रुकता है और उन लोग को वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ तीरू को पता नहीं यह सब लोग शहर में कहाँ छुपे हैं, इसीलिए वह शहर के इनोसेंट लोगों को पकड़ता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है। पूरा शहर जो साइलेंट था अब वहां पर हंगामा हो जाता है। धीरू पुलिस को बोल देता है कि हीरो और उसके टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए धीरू इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करता है और उनसे पूछता है कि हीरो कहाँ पर है, लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोलता और जवाब नहीं देता। आखिर में हीरो इनोसेंट लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और वैन लेके सीधा तीरू के पास आता है और उसके सामने घुटने टेकता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। तीरू तुरंत हीरो की वैन चेक करता है, उसमें सारे स्टेट के साइन के पेपर्स बैग में भरे होते हैं। यह देखकर तीरू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि साइन के पेपर्स थे, इसलिए वो निकलकर उन्हें जला देता है। लास्ट में उसे पता चलता है कि वो साइन के पेपर्स नहीं बल्कि फेक ब्लैंक पेपर्स थे। यह देखकर तीरू बहुत गुस्सा हो जाता है और वह हीरो को बहुत मारने लगता है। तभी ट्रेन का साउंड आता है जो शहर के लिए निकल रही होती है। तीरू को समझ आता है कि असली साइन के पेपर्स ट्रेन में जा रहे थे। फिर वो तीरू एक स्पेशल ऑफिसर को बोलता है कि हीरो को केयरफुली संभालने के लिए मैं आकर इसे बदला लूंगा। बोलकर वो स्पेशल ऑफिसर को बोलता है और वहां से निकल जाता है।
दूसरी तरफ दूसरे स्टेट से आए पुराना नूर के मेंबर्स एक लॉरी में कोयम्बटूर की तरफ जा रहे होते हैं। पुलिस उन लोगों को चस करती है। राणा डगुपति यानी माइकल रेड्डी लॉरी से कूदकर जंगल की तरफ भागता है ताकि पुलिस को डाइवर्ट कर सके। पुलिस माइकल रेड्डी को शूट कर उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ तीरू ट्रेन चेस करते हुए रनिंग ट्रेन में जंप करता है और उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। जैसे सोचा था सारे साइन के पेपर्स बैग में ट्रेन में ही होते हैं। फिर तीरू तुरंत नेक्स्ट स्टेशन कॉल करता है और बोलता है कि ट्रेन रोकने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्टेशन आता है लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। तेरू स्टेशन पे एक स्पेशल ऑफिसर को देखता है। वो ऑफिसर मुस्कुराता है क्योंकि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि केरला स्टेट का पुराना नूर का लीडर बसिल जोसेफ है। बस जोसेफ इस मूवी में एक कैम रोल करते हैं। अब बसिल जोसेफ रनिंग ट्रेन केला साइड से लाए बैग्स को ट्रेन में फेंक देते हैं। उसी टाइम हीरो भी ट्रेन पर चढ़ जाता है। तीरू सोचता है कि हीरो कहाँ से आया। जब तीरू ने स्पेशल ऑफिसर को हीरो को संभालने के लिए बोला था, वो स्पेशल ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि बसिल था। अब हीरो बसिल के जरिए केला आकर ट्रेन पर चढ़ता है। हीरो गुस्से में आकर हीरो को मारने लगता है। हीरो भी उसे मारने लगता है। उसी टाइम कैमरों पहुंची इंदिरा गांधी अपनी मीटिंग खत्म कर हीरो के लिए वेट कर रही होती है, लेकिन हीरो नहीं दिखता, इसलिए वापस जाने का प्लान बनाती है। अब स्टेशन पर पीएम इंदिरा गांधी अपनी ट्रेन के लिए वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ कैमरों पहुंचने वाली ट्रेन में हीरो और थीरो फाइट कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए इंजन के पास आ जाते हैं। तीरो एक मोमेंट पर तीरो को फायर के पास धकेल देता है और तुरंत इंजन को आग लगा देता है। इंजन कंट्रोल से बाहर निकलकर ट्रैक से उतरकर नीचे गिर जाती है, जिससे तीरू वहीं पर मर जाता है और इंजन ना होने की वजह से कोचेस स्लो हो जाती है और एग्जैक्टली स्टेशन पर रुक जाती है। आखिर में बहुत सारे लड़ाइयों के बाद सारे स्टेट के ग्रुप मिलकर पीएम इंदिरा गांधी को साइन किए पेपर्स हैंड ओवर करती है। फिर अब अग्रेसिव में पीएम सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर एक बड़ा अनाउंसमेंट करती है कि इंडिया में लोग अपनी पसंद की भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी कंपलसरी नहीं है बोलकर अनाउंस करती है और कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर अनाउंसमेंट करती है। इसके बाद 1967 में अनादुर जी तमिलनाडु के सीएम बन जाते हैं और 3 लैंग्वेज का फार्मूला तमिलनाडु से निकालते हैं और 2 भाषा का फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि तमिल और इंग्लिश है, जिससे सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।